ये बच्चा किसका है? तुम्हारी औकात भी है मेरी बहन से ये सब पूछने की? खबरदार, अपनी सीमा में रहो। उत्तर की ठंडी भूमि पर बसा वैरागढ़ अपनी ईमानदारी और अनुशासन के लिए जाना जाता था। यहां का राजा धैर्यदेव एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय शासक था, जिसने कभी झूठ और चालबाजी को दरबार में जगह नहीं दी। लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन वही ईमानदारी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी, क्योंकि सत्ता की भूख ईमानदारी से नहीं डरती। राजा का परिवार छोटा था, मगर राजनीति से घिरा हुआ। उसकी पत्नी रानी सौम्या समझदार थी और दरबार की चालों को पहचानती थी, लेकिन खुलकर बोलना यहां मौत को दावत देने जैसा था। राजा का भतीजा अर्जुन, जो उस रात मारा गया, दरबार की गंदगी को साफ करना चाहता था। उसने कुछ ऐसे राज देख लिए थे जिनमें पूरे राज्य की नींव हिलाने की ताकत थी। महामंत्री श्वेतांक वर्षों से राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। वही आदेश लिखता, वही मुहर लगवाता और वही संदेश पहुंचाता। किसी को शक नहीं था कि वह अंदर से सड़ा हुआ था। दक्षिण के विशाल सूर्यवंश साम्राज्य का सम्राट रुद्रसेन उसी के जरिए वैरागढ़ को तोड़ना चाहता था, बिना तलवार उठाए। अर्जुन की मौत के बाद राजा धैर्यदेव भीतर से टूट गया। उसने सार्वजनिक रूप से इसे दुर्घटना बताया, लेकिन उसकी आंखें हर चेहरे को शक की नजर से देखने लगीं। रानी सौम्या जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। एक रात उसने राजा से कहा कि अब दुश्मन दरवाजे पर नहीं, सिंहासन के पास खड़ा है। कुछ ही समय बाद राजधानी से शांति वार्ता का निमंत्रण आया। राजा ने इसे अवसर समझा, मगर रानी का दिल कांप उठा। राजा के वहां पहुंचते ही हमला हुआ। तलवारें चमकीं, खून बहा और राजा जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी एक टांग हमेशा के लिए बेकार हो गई। उस दिन के बाद राजा चल सकता था, लेकिन शासन नहीं। राजा के लौटते ही दरबार बदल चुका था। महामंत्री श्वेतांक ने खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि राज्य को अब मजबूत नेतृत्व चाहिए। धीरे धीरे वही आदमी आदेश देने लगा और राजा सिर्फ मुहर लगाने वाला बन गया। जिसने विरोध किया वह या तो गायब हो गया या देशद्रोही कहलाया। रानी सौम्या ने एक रात चोरी से किले को छोड़ा। वह जानती थी कि अगर वह रुकी तो उसका अंत भी अर्जुन जैसा होगा। उसी समय उत्तर के जंगलों में रहने वाला एक योद्धा वीरसेन अपने अतीत से अनजान जीवन जी रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसके पिता की हत्या राजनीति के कारण हुई थी और सत्ता से उसे नफरत थी। वीरसेन को नहीं पता था कि उसके खून में वैरागढ़ का असली अधिकार बहता है। उसकी मां ने मरते वक्त बस इतना कहा था कि सही समय आने पर सच खुद रास्ता ढूंढ लेगा, और वह समय अब करीब था, क्योंकि वैरागढ़ में सत्ता की लड़ाई खून मांग रही थी। महामंत्री श्वेतांक ने अंततः राजा को नजरबंद कर दिया और सूर्यवंश के साथ गुप्त समझौता कर लिया। वैरागढ़ को बिना युद्ध सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इतिहास हमेशा एक बात साबित करता है, जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी विद्रोह जन्म लेता है। उसी रात जंगल में वीरसेन के सामने एक घायल स्त्री गिर पड़ी। वह कोई और नहीं, रानी सौम्या थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बदले की आग थी। उसने वीरसेन को देखा और कहा कि अगर वह सच जानना चाहता है तो उसे वैरागढ़ लौटना होगा, क्योंकि वही राज्य का असली सिंह है। अंधेरे में जलती आग के पास वीरसेन ने तलवार उठाई। हवा में कुछ बदल रहा था। वैरागढ़ की नींद टूटने वाली थी और इस बार खून सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बहेगा। सुबह होते ही वैरागढ़ की हवाओं में अजीब सा डर घुल चुका था। राजा धैर्यदेव अपने ही किले में कैदी की तरह जी रहा था और महामंत्री श्वेतांक उसके हर आदेश को बदलकर जनता के सामने रखता था। लोग समझ चुके थे कि सिंहासन पर बैठा आदमी अब राजा नहीं रहा, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जंगल के उस छोर पर, जहां कभी वैरागढ़ की सीमाएं खत्म होती थीं, रानी सौम्या ने वीरसेन को पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि वीरसेन कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि राजा धैर्यदेव का बड़ा भाई था, जिसे वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। सत्ता की लड़ाई में उसे मारने की कोशिश हुई थी और तभी उसे जंगलों में छुपा दिया गया था। वीरसेन को यह सुनकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि भीतर एक ठंडा सन्नाटा उतर गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। उसी दिन वैरागढ़ में महामंत्री श्वेतांक ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। उसने घोषणा की कि सूर्यवंश साम्राज्य के साथ संधि हो चुकी है और अब वैरागढ़ उनकी सुरक्षा में रहेगा। असल में यह घोषणा नहीं, आत्मसमर्पण था। दरबार में कुछ सरदारों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसी शाम 3 सरदारों की लाशें शहर की दीवारों पर लटका दी गईं। राजा धैर्यदेव ने पहली बार खुलकर श्वेतांक का विरोध किया। जवाब में उसे अपने ही कक्ष में बंद कर दिया गया। उस रात राजा ने पहली बार रोते हुए कहा कि उसने सबसे बड़ा अपराध यह किया कि उसने गलत आदमी पर भरोसा किया। किले के गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजा की मौत बस कुछ दिनों की मेहमान है। जंगल में वीरसेन बेचैन था। वह सत्ता से नफरत करता था, लेकिन अब वही सत्ता उसके दरवाजे पर खड़ी थी। रानी सौम्या ने उससे कहा कि अगर वह चुप रहा तो वैरागढ़ का नाम इतिहास से मिट जाएगा। वीरसेन ने तलवार उठाई, लेकिन बदले के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए। उसी रात उसने उन पुराने सैनिकों से संपर्क किया जो कभी राजा के प्रति वफादार थे और अब छुप कर जी रहे थे। श्वेतांक को खबर मिल गई कि कोई विद्रोह पनप रहा है। उसने बिना देरी किए पहला वार किया।
वैरागढ़ के सबसे पुराने किले को आग लगा दी गई ताकि लोगों में डर बैठ जाए। आग की रोशनी में शहर की दीवारें लाल दिख रही थीं और लोग समझ गए कि अब शांति की कोई उम्मीद नहीं बची। अगली सुबह राजा धैर्यदेव को झर दिया गया, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि झर धीरे असर करने वाला था। यह श्वेतांक की चाल थी ताकि राजा तड़पता रहे और विरोध करने वालों को डराया जा सके। यह खबर जंगल तक पहुंचते ही वीरसेन का सब्र टूट गया। वीरसेन अपने साथ मुट्ठी भर योद्धा लेकर वैरागढ़ की ओर बढ़ा। वे संख्या में कम थे, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। रास्ते में सूर्यवंश के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। पहली बार खून बहा और वीरसेन ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ नाम का वारिस नहीं, बल्कि युद्ध का असली चेहरा है। शहर के भीतर हालात बेकाबू हो चुके थे। लोगों को समझ आ गया था कि संधि का मतलब गुलामी है। गुप्त रूप से विद्रोह की आग जलने लगी। कुछ दरवाजे रात में खुलने लगे, कुछ पहरेदार चुपचाप हटने लगे। वैरागढ़ अपने ही भीतर से टूटने लगा। महामंत्री श्वेतांक ने आखिरी चाल चली। उसने रानी सौम्या की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, यह सोचकर कि इससे वीरसेन बाहर आ जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब खेल बदल चुका है। रानी को पकड़ने गए सैनिक ही विद्रोहियों में शामिल हो गए। रात के अंधेरे में वीरसेन शहर की दीवारों के पास पहुंचा। ऊपर से मशालें जल रही थीं और नीचे खून से सनी जमीन उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहली बार वैरागढ़ की ओर देखा और समझ गया कि यह सिर्फ राज्य नहीं, उसकी पहचान है। हवा में युद्ध की गंध थी और यह साफ था कि अगली सुबह वैरागढ़ का इतिहास खून से लिखा जाएगा। सूरज निकलने से पहले ही वैरागढ़ की दीवारों के बाहर तलवारें खिंच चुकी थीं। शहर के भीतर लोग जाग चुके थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह सुबह आजादी लाएगी या पूरी तबाही। वीरसेन अंधेरे में खड़ा शहर को देख रहा था, जहां हर पत्थर उसके खून से जुड़ा हुआ था, भले ही उसने वहां कभी राज नहीं किया था। महामंत्री श्वेतांक ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी चाल चल दी। उसने वैरागढ़ के पश्चिमी दरवाजे खोल दिए और सूर्यवंश की सेना को अंदर बुला लिया। उसे भरोसा था कि बाहर से हमला और अंदर से डर, दोनों मिलकर विद्रोह को कुचल देंगे। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि शहर के भीतर के कई सैनिक पहले ही वीरसेन के नाम पर कसम खा चुके हैं। पहली टक्कर बाजार के बीच हुई। तलवारें टकराईं, चीखें गूंजीं और पत्थरों पर खून बहने लगा। वीरसेन आगे बढ़ा तो लोगों ने उसे पहली बार नजदीक से देखा। उसकी चाल में डर नहीं था, बस एक ठंडी दृढ़ता थी। हर वार के साथ वह साबित करता गया कि वह किसी सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि वैरागढ़ की आत्मा के लिए लड़ रहा है। उसी समय किले के भीतर राजा धैर्यदेव की हालत बिगड़ चुकी थी। झर ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चेतना थी। रानी सौम्या को जबरन उसके कक्ष में लाया गया। श्वेतांक ने ठंडे स्वर में कहा कि अब खेल खत्म हो चुका है। राजा ने आखिरी ताकत जुटाकर बस इतना कहा कि विश्वासघात करने वालों का अंत हमेशा अकेलापन होता है। श्वेतांक ने बिना झिझक राजा के सामने ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद राजा धैर्यदेव ने अंतिम सांस ली। उसकी मौत बिना किसी सम्मान, बिना किसी घोषणा के हुई। लेकिन उसी पल वैरागढ़ में कुछ टूट गया और कुछ जन्म भी ले गया। शहर की गलियों में लड़ाई और तेज हो गई। सूर्यवंश के सैनिकों को उम्मीद नहीं थी कि आम लोग भी हथियार उठा लेंगे। हर गली एक मोर्चा बन गई। वीरसेन घायल हुआ, लेकिन रुका नहीं। उसने देखा कि वैरागढ़ अब डर से नहीं, गुस्से से लड़ रहा है। महामंत्री श्वेतांक किले की ऊपरी मंजिल से युद्ध देख रहा था। उसे यकीन था कि अंत में जीत उसी की होगी। तभी उसे खबर मिली कि रानी सौम्या को छुड़ा लिया गया है और उसके अपने अंगरक्षक मारे जा चुके हैं। पहली बार उसके चेहरे पर डर उभरा। श्वेतांक भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसी समय वीरसेन किले के भीतर घुस चुका था। दोनों आमने सामने आए। कोई भाषण नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं, बस तलवारें टकराईं। श्वेतांक चालाक था, लेकिन वीरसेन में वह आग थी जो वर्षों के अन्याय से जन्म लेती है। लड़ाई लंबी नहीं चली। एक बार में श्वेतांक गिर पड़ा। मरते वक्त उसने यह कबूल किया कि सूर्यवंश के साथ उसका समझौता वैरागढ़ को पूरी तरह मिटा देने का था। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, सिर्फ हार का डर था। जैसे ही श्वेतांक मरा, किले में खबर फैल गई। सूर्यवंश के सैनिकों का हौसला टूट गया। कुछ भागने लगे, कुछ ने हथियार डाल दिए। युद्ध की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, लेकिन शहर खून से भीगा हुआ था। रानी सौम्या वीरसेन के पास पहुंची। राजा की मौत की खबर सुनकर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने सिर्फ वैरागढ़ की दीवारों की ओर देखा और कहा कि यह जीत नहीं, एक कीमत है जो चुकाई गई है। शाम तक वैरागढ़ आजाद था, लेकिन शांति नहीं थी। वीरसेन को लोगों ने राजा मान लिया, मगर उसके मन में कोई उत्सव नहीं था। उसने सिंहासन की ओर देखा, जहां बैठने से पहले ही एक राजा की लाश गिर चुकी थी। उसे समझ आ गया कि सत्ता तलवार से नहीं, बलिदान से चलती है। रात गहरी हुई तो एक गुप्त संदेश वीरसेन तक पहुंचा। सूर्यवंश का सम्राट रुद्रसेन खुद उत्तर की ओर बढ़ रहा था, अपनी पूरी सेना के साथ। वैरागढ़ की जीत अभी अधूरी थी और असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। वैरागढ़ की जीत का शोर अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर की ठंडी हवा में घोड़ों की गूंज सुनाई देने लगी।
सूर्यवंश का सम्राट रुद्रसेन खुद अपनी सेना लेकर बढ़ रहा था। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि जो राज्य सिर उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। वीरसेन ने किले की दीवारों से बाहर फैली उजली बर्फ पर दूर तक देखते हुए समझ लिया कि यह युद्ध पिछले सभी युद्धों से अलग होगा। उसके पास सेना कम थी, हथियार टूट चुके थे और लोग थके हुए थे। फिर भी उसने दरबार में साफ कहा कि अगर वैरागढ़ झुका तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जिएंगी। उसके शब्दों में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। रानी सौम्या ने पहली बार राजनीति से आगे बढ़कर युद्ध की जिम्मेदारी उठाई। उसने राज्य के हर गांव और हर कस्बे में संदेश भिजवाया कि यह लड़ाई सिर्फ राजा की नहीं, हर उस इंसान की है जो आजाद सांस लेना चाहता है। लोग हथियार लेकर नहीं, उम्मीद लेकर वैरागढ़ पहुंचे। रुद्रसेन की सेना नदी के किनारे रुकी। उसने दूत भेजा कि वैरागढ़ बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दे, बदले में शहर को जला नहीं जाएगा। वीरसेन ने जवाब में कोई संदेश नहीं भेजा। उसी रात वैरागढ़ की दीवारों से तीर बरसे और युद्ध की पहली आग जल उठी। अगली सुबह मैदान खून से भर चुका था। सूर्यवंश की सेना संख्या में कई गुना ज्यादा थी, लेकिन वे यह भूल गए थे कि मजबूरी में लड़ा गया युद्ध सबसे खतरनाक होता है। वीरसेन हर मोर्चे पर दिखाई देता, कभी घायल सैनिक को उठाता, कभी खुद आगे बढ़कर वार करता। लड़ाई के बीच एक चौंकाने वाली खबर फैली। वैरागढ़ का एक बड़ा सरदार जो युद्ध परिषद का हिस्सा था, गुप्त रूप से रुद्रसेन से मिल चुका था। उसी शाम उस सरदार ने शहर का पूर्वी द्वार खोल दिया। सूर्यवंश की सेना अंदर घुस आई और वैरागढ़ दो हिस्सों में बंट गया। शहर के भीतर अफरा तफरी मच गई। लोग समझ गए कि यह विश्वासघात महामंत्री श्वेतांग की मौत के साथ खत्म नहीं हुआ था। वीरसेन ने बिना रुके पूर्वी हिस्से की ओर कूच किया। रास्ते में उसने देखा कि जिन गलियों में कल जीत का जश्न था, आज वहीं लाशें पड़ी थीं। किले के पास रानी सौम्या घिर चुकी थी। सूर्यवंश के सैनिक उसे पकड़ने वाले ही थे कि वीरसेन वहां पहुंचा। दोनों के चारों ओर तलवारें चमक रही थीं। उसी लड़ाई में वीरसेन की तलवार टूट गई। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो जाएगा। रानी सौम्या ने जमीन से गिरी तलवार उठाकर वीरसेन की ओर फेंकी। उस एक वार ने सब पलट दिया। वीरसेन ने उस सरदार को मार गिराया जिसने द्वार खोला था। उसकी मौत के साथ ही विद्रोहियों का मनोबल टूट गया, लेकिन शहर पहले ही जल चुका था। रुद्रसेन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वैरागढ़ को जीतना इतना आसान नहीं होगा। उसने पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी चाल चली। उसकी सेना ने शहर के अनाज भंडार जला दिए। रात तक वैरागढ़ खड़ा तो रहा, लेकिन भूखा और थका हुआ। लोग समझ गए कि यह युद्ध तलवारों से नहीं, समय से लड़ा जाएगा। वीरसेन किले की छत पर खड़ा जलते शहर को देखता रहा। जीत उसके हाथ में थी, लेकिन भविष्य धुंधला था। अंधेरे में एक गुप्त संदेश फिर पहुंचा। रुद्रसेन पीछे नहीं हटा था, वह बस इंतजार कर रहा था। वैरागढ़ को भूख से झुकाने की योजना बन चुकी थी। वीरसेन ने उसी पल फैसला किया कि अगला वार वह करेगा, वरना यह राज्य धीरे धीरे मर जाएगा। वैरागढ़ में सूरज उगा, लेकिन रोशनी के साथ उम्मीद नहीं आई। जले हुए अनाज भंडारों की बदबू हवा में फैली हुई थी और लोगों की आंखों में डर साफ दिखने लगा था। तलवार से लड़ा गया युद्ध थम चुका था, मगर भूख का युद्ध शुरू हो चुका था, और यह युद्ध ज्यादा निर्दयी होता है। वीरसेन को समझ आ गया कि अगर वह यहीं रुका तो वैरागढ़ बिना लड़े हार जाएगा। दरबार में बैठे बचे हुए सरदार दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ चाहते थे कि सूर्यवंश के सामने झुक जाए ताकि लोग जिंदा रह सकें। बाकी मानते थे कि गुलामी में जिंदा रहने से बेहतर है लड़ते हुए मरना। वीरसेन ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रानी सौम्या ने पहली बार खुलकर कहा कि यह युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी लड़ा जा रहा है। उसने चेतावनी दी कि भूख सबसे पहले विश्वास तोड़ती है। उसी रात शहर में चोरी, झगड़े और आपसी हिंसा शुरू हो गई। वैरागढ़ खुद अपने ही लोगों से टूटने लगा। रुद्रसेन ने अगली चाल चली। उसने आसपास के राज्यों को आदेश दिया कि वैरागढ़ की ओर जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया जाए। कोई अनाज, कोई दवा, कुछ भी अंदर न जाए। बाहर से युद्ध रुका हुआ दिखता था, लेकिन अंदर लोग हर दिन मर रहे थे। वीरसेन ने एक कठोर फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि किले के सारे भंडार आम जनता के लिए खोल दिए जाए, यहां तक कि सैनिकों का हिस्सा भी। सैनिकों में नाराजगी फैली, लेकिन वीरसेन जानता था कि अगर जनता साथ नहीं रही तो सेना भी नहीं बचेगी। कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। पुराने साथी चोरी करते पकड़े गए, विश्वासघाती सामने आने लगे। उसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वीरसेन की अपनी सेना का एक प्रमुख सेनापति गुप्त रूप से रुद्रसेन से संपर्क में था। यह वही आदमी था जिसने कई लड़ाइयों में वीरसेन की जान बचाई थी। रानी सौम्या ने उसे पकड़कर सजा देने की मांग की, लेकिन वीरसेन रुक गया। उसने उस सेनापति से अकेले में बात की। उसने पूछा कि विश्वासघात क्यों। जवाब में सेनापति ने कहा कि वह वैरागढ़ को बचाना चाहता है, भले ही राजा को गिराकर। उस एक वाक्य ने वीरसेन को तोड़ दिया। उसी रात वह सेनापति भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। जनता उसे मार देना चाहती थी, लेकिन वीरसेन ने उसे मरने नहीं दिया। उसने उसे शहर के बाहर छोड़ दिया, जिंदा लेकिन अपमानित। यह फैसला लोगों को समझ नहीं आया और वीरसेन की पकड़ पहली बार ढीली पड़ने लगी।
भूख ने वैरागढ़ को बदल दिया। लोग अब राजा नहीं, रोटी देखते थे। कुछ ने गुप्त रूप से सूर्यवंश से समझौते शुरू कर दिए। वीरसेन को हर दिन किसी न किसी विश्वासघात की खबर मिलने लगी। सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन नियंत्रण फिसल रहा था। एक रात रानी सौम्या ने वीरसेन से कहा कि कभी कभी राज्य को बचाने के लिए किसी को राक्षस बनना पड़ता है। वीरसेन पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उसने घोषणा की कि वैरागढ़ खुद सूर्यवंश पर हमला करेगा, बिना इंतजार किए, बिना पूरी तैयारी के। यह आत्महत्या जैसा फैसला था, लेकिन यही एक तरीका था जिससे भूख का घेरा तोड़ा जा सकता था। कुछ लोग खुश हुए, ज्यादातर डर गए। रात होते ही वैरागढ़ के द्वार खुले। थकी हुई, भूखी लेकिन जिद्दी सेना बाहर निकली। वीरसेन सबसे आगे था। पीछे जलता हुआ शहर छूट रहा था और सामने अंधेरे में रुद्रसेन की विशाल सेना इंतजार कर रही थी। उस पल वीरसेन को पहली बार लगा कि शायद वह गलत है, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इतिहास उसी रात लिखा जाने वाला था और इसकी कीमत खून से चुकाई जानी थी। रात की ठंडी हवा में वैरागढ़ की सेना आगे बढ़ रही थी। उनके कदमों में थकान थी, लेकिन आंखों में वह आग थी जो हार मानने से पहले आखिरी बार जलती है। सामने अंधेरे में सूर्यवंश की मशालें किसी समुद्र की तरह फैली थीं। संख्या का अंतर साफ था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं था। रुद्रसेन ने वैरागढ़ की सेना को देखकर हंसी उड़ाई। उसने सोचा कि भूखे लोग क्या लड़ेंगे। उसके आदेश पर युद्ध शुरू हुआ। तीरों की बारिश हुई, ढालें टूटीं और पहले ही वार में दर्जनों लोग गिर पड़े। फिर भी वीरसेन रुका नहीं। वह आगे बढ़ा मानो उसे अपने शरीर का कोई होश ही ना हो। युद्ध जल्दी ही भयानक हो गया। पास पास से टकराती तलवारों की आवाज, घोड़ों की चीखें और घायल लोगों की कराहें मिलकर ऐसा शोर बना रही थीं कि रात खुद कांपने लगी। वीरसेन ने देखा कि उसकी सेना धीरे धीरे टूट रही है, लेकिन हर टूटता हुआ सिपाही सूर्यवंश के 2 सैनिकों को साथ लेकर गिर रहा था। लड़ाई के बीच अचानक एक शोर उठा। वैरागढ़ के पीछे से आग की लपटें उठने लगीं। किसी ने किले में फिर से आग लगा दी थी। वीरसेन समझ गया कि यह रुद्रसेन की चाल है, लड़ते हुए लोगों को यह दिखाना कि उनके पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचा। उस दृश्य ने कई योद्धाओं की हिम्मत तोड़ दी। उसी समय वीरसेन के पास खबर पहुंची कि रानी सौम्या किले में रह गई थी और आग के बीच फंस गई है। यह सुनते ही वीरसेन का दिल बैठ गया। उसने पल भर के लिए युद्ध से मुंह मोड़ा और वही पल सूर्यवंश के लिए मौका बन गया। एक गहरा वार उसकी पसली में लगा और वह घुटनों पर आ गिरा। रुद्रसेन खुद आगे बढ़ा। उसने वीरसेन को घायल हालत में देखा और उसे जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। उसके मन में यह जीत तलवार से नहीं, अपमान से पूरी करने की चाह थी। वीरसेन को घसीटकर युद्धभूमि के बीच लाया गया, जहां वैरागढ़ के बचे हुए सैनिक यह दृश्य देख रहे थे। उसी पल किले की ओर से घोड़ों की आवाज आई। धुइयों के बीच से रानी सौम्या निकली, जली हुई, घायल लेकिन जिंदा। उसने वीरसेन को जमीन पर पड़ा देखा और बिना डरे रुद्रसेन के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि अगर वीरसेन मरा तो वैरागढ़ कभी नहीं झुकेगा। रुद्रसेन हंसा। उसने कहा कि वैरागढ़ पहले ही मर चुका है। तभी एक तीर आया और रुद्रसेन के कंधे में धंस गया। वैरागढ़ के कुछ सैनिक, जिन्हें मरा हुआ समझा गया था, फिर से उठ खड़े हुए। यह छोटा सा पल युद्ध का रुख बदलने के लिए काफी था। वीरसेन ने आखिरी ताकत जुटाई। उसने अपने बंधन तोड़े और एक सैनिक की तलवार छीनी। वह जानता था कि वह यह युद्ध शायद न जी पाए, लेकिन वह इसे बिना कीमत चुकाए खत्म भी नहीं होने देगा। उसने सीधे रुद्रसेन की ओर बढ़ना शुरू किया। दोनों आमने सामने आए। रुद्रसेन अनुभवी था, ताकतवर था, लेकिन उसे कभी अपनी हार की कल्पना नहीं करनी पड़ी थी। वीरसेन का हर वार धीमा था, मगर सच्चाई से भरा हुआ। आखिरी टक्कर में दोनों घायल हुए, लेकिन रुद्रसेन पीछे हट गया। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। युद्ध अचानक रुक गया। मैदान लाशों से भरा था और वैरागढ़ की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। रुद्रसेन चला गया, लेकिन यह हार नहीं थी, बस एक विराम था। वीरसेन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जवाब दे चुका था। रानी सौम्या ने उसे अपनी गोद में उठाया। वीरसेन ने धीमी आवाज में कहा कि अगर वह मर गया तो वैरागढ़ को फिर से खड़ा करना होगा, चाहे उसके नाम के बिना ही क्यों ना हो। उसकी आंखें बंद हुईं और उस पल किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा बचेगा या नहीं। दूर पहाड़ियों के पीछे रुद्रसेन खड़ा होकर मैदान को देख रहा था। उसने समझ लिया था कि वैरागढ़ को जीतना आसान नहीं होगा। यह युद्ध खत्म नहीं हुआ था, यह बस गहरा हो गया था। युद्ध के बाद की सुबह वैरागढ़ के लिए किसी मातम से कम नहीं थी। मैदान में धुआं था, जमीन पर जमी हुई खामोशी थी और हर तरफ टूटे हथियार पड़े थे। किसी ने जीत की घोषणा नहीं की, क्योंकि यहां जीतने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। लोग बस यह जानना चाहते थे कि वीरसेन जिंदा है या नहीं। वीरसेन कई दिनों तक बेहोश रहा। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन शरीर ने जैसे हार मान ली थी। वैरागढ़ में यही अफवाह फैल गई कि राजा मर चुका है और उम्मीद एक बार फिर डगमगाने लगी। कुछ लोग यह भी कहने लगे
कि बिना राजा के राज्य का बचना नामुमकिन है। रानी सौम्या ने किले के एक बंद कक्ष में वीरसेन की देखभाल खुद की। उसने किसी वैद्य को बुलाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हर रात वह वीरसेन के पास बैठकर वैरागढ़ की बातें करती रही, जैसे शब्दों से उसे वापस खींच रही हो। उसी समय रुद्रसेन ने अपनी अगली चाल चल दी। उसने वैरागढ़ के आसपास के छोटे राज्यों को यह खबर भिजवा दी कि वीरसेन मर चुका है और वैरागढ़ अब बिना नेतृत्व के है। कुछ ही दिनों में वे राज्य अपनी वफादारी सूर्यवंश को देने लगे। वैरागढ़ धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा था। वीरसेन की हालत सुधरने लगी, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी एक बांह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई और हर सांस के साथ दर्द लौट आता था। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह अब सिर्फ तलवार से नहीं लड़ सकता। उसे राज्य को बचाने के लिए कुछ और बनना होगा। रानी सौम्या ने दरबार फिर से बुलाया। बहुत से चेहरे गायब थे और जो बचे थे उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वीरसेन वहां खुद नहीं आया। उसकी जगह खाली सिंहासन रखा गया ताकि लोग समझ सकें कि राजा जिंदा है, भले ही दिखाई न दे। इसी बीच वैरागढ़ के भीतर एक और साजिश जन्म ले चुकी थी। कुछ सरदारों ने तय किया कि कमजोर राजा से बेहतर है सूर्यवंश की शरण लेना। उन्होंने गुप्त रूप से रुद्रसेन से संपर्क कर लिया। यह खबर रानी सौम्या तक पहुंची, लेकिन उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। एक रात वीरसेन खुद दरबार पहुंचा। लोग उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि वह मर चुका है। वह कमजोर था, चलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। उसने बिना किसी गुस्से के बस इतना कहा कि जो जाना चाहता है वह अभी चला जाए। कुछ सरदार उसी पल उठकर चले गए। वीरसेन ने उन्हें रोका नहीं। अगले ही दिन खबर आई कि वही सरदार सूर्यवंश की सेना के साथ वैरागढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार हमला बाहर से नहीं, भीतर से होने वाला था। वीरसेन ने आखिरी तैयारी शुरू की। उसने आदेश दिया कि किले के कुछ हिस्से जानबूझकर खाली छोड़ दिए जाएं। यह एक जाल था। उसने अपने लोगों को समझा दिया कि अब यह लड़ाई तलवार की नहीं, दिमाग की होगी। जैसे ही विद्रोही सरदार और सूर्यवंश के सैनिक शहर में घुसे, किले के अंदरूनी द्वार बंद कर दिए गए। वैरागढ़ ने पहली बार दुश्मन को अपने ही पत्थरों में कैद कर लिया। लड़ाई तेज हुई, लेकिन अब हालात वीरसेन के नियंत्रण में थे। इसी बीच एक और खबर ने सबको हिला दिया। रुद्रसेन खुद भी इस अभियान में शामिल था और वह किले की ओर बढ़ रहा था। वीरसेन समझ गया कि यह आखिरी परीक्षा है। या तो वैरागढ़ हमेशा के लिए बचेगा या उसका नाम इतिहास में सिर्फ राख बनकर रह जाएगा। रात के अंधेरे में वीरसेन अकेला किले की दीवार पर खड़ा रहा। नीचे दुश्मन की मशालें जल रही थीं और ऊपर आसमान शांत था। उसने पहली बार खुद से पूछा कि क्या वह सच में राजा बनने के लिए बना है या सिर्फ बलिदान देने के लिए। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। वैरागढ़ की आखिरी सुबह करीब थी और इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। वैरागढ़ की आखिरी सुबह बिना सूरज के उगी। बादल इतने घने थे कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो गया था। किले की दीवारों पर खड़े लोग समझ चुके थे कि आज अगर कुछ खत्म होगा तो वह सिर्फ युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरा युग होगा। रुद्रसेन अपनी सेना के साथ शहर के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे यकीन हो कि इतिहास हमेशा उसी का साथ देता है। उसने आखिरी बार दूत भेजा कि वैरागढ़ झुक जाए, लेकिन इस बार जवाब में कोई तीर नहीं चला। शहर पूरी तरह खामोश था। जैसे ही सूर्यवंश की सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया, वैरागढ़ के द्वार अपने आप खुल गए। यह देखकर रुद्रसेन मुस्कुरा उठा। उसे लगा कि डर ने आखिरकार अपना काम कर दिया। उसकी सेना बिना सावधानी के भीतर घुस गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। किले के अंदर पहुंचते ही द्वार जोर से बंद हो गए। चारों तरफ से ऊपर की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। तीरों की बारिश होने लगी। वैरागढ़ ने दुश्मन को पूरी तरह निगल लिया था। अंदर फंसी सेना घबरा गई और पहली बार सूर्यवंश के सैनिकों ने मौत को इतनी नजदीक से देखा। रुद्रसेन गुस्से में आगे बढ़ा और खुद लड़ाई में कूद पड़ा। वह अनुभवी था, हर चाल जानता था, लेकिन वैरागढ़ के लोग अब किसी आदेश से नहीं, अपनी जमीन से लड़ रहे थे। हर गली में युद्ध हुआ, हर मोड़ पर खून बहा। वीरसेन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रुद्रसेन के सामने पहुंचा। उसका शरीर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन उसकी चाल में कोई हिचक नहीं थी। दोनों की नजरें मिलीं और उसी पल समझ आ गया कि यह युद्ध अब सेनाओं का नहीं, दो विचारों का है। लड़ाई लंबी और क्रूर थी। रुद्रसेन ताकतवर था, तेज था, लेकिन उसे कभी हारने की आदत नहीं थी। वीरसेन का हर वार दर्द से भरा था, लेकिन उसमें संकल्प था। आसपास की दुनिया जैसे थम गई थी। बस दो तलवारें टकरा रही थीं। एक पल ऐसा आया जब रुद्रसेन ने वीरसेन को जमीन पर गिरा दिया। उसने तलवार उठाकर कहा कि इतिहास विजेताओं को याद रखता है। वीरसेन ने जमीन से उठते हुए जवाब दिया कि इतिहास झूठ से ज्यादा देर तक नहीं चलता। उसी पल उसने आखिरी वार किया। रुद्रसेन गिर पड़ा। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखों में वह घमंड नहीं रहा। मरते वक्त उसने माना कि उसने वैरागढ़ को कम आंका था। उसकी मौत के साथ ही सूर्यवंश की सेना टूट गई। कुछ ने हथियार डाल दिए, कुछ भाग गए। शहर में युद्ध थम गया। लोग चुप थे, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो कि सब खत्म हो गया है। वैरागढ़ जीत गया था, लेकिन जीत का स्वाद कड़वा था।
हर गली में बलिदान की कीमत पड़ी थी। रानी सौम्या वीरसेन के पास आई। उसने कहा कि अब वह राजा है। वीरसेन ने किले की टूटी दीवारों की ओर देखा और कहा कि अगर वह राजा बना तो वैरागढ़ फिर कभी किसी एक आदमी पर नहीं टिका रहेगा। उसने सिंहासन स्वीकार किया, लेकिन पहली घोषणा यह की कि सत्ता अब बांटी जाएगी। कोई महामंत्री सर्वशक्तिमान नहीं होगा, कोई राजा अंधा नहीं रहेगा। वैरागढ़ की नींव अब डर पर नहीं, जवाबदेही पर रखी जाएगी। शाम होते होते रुद्रसेन का शव शहर की दीवारों से बाहर ले जाया गया। कोई जश्न नहीं हुआ, सिर्फ आग जलाई गई ताकि मरे हुए लोग याद रखे जाएं और जिंदा लोग समझ सकें कि आजादी की कीमत क्या होती है। रात को वीरसेन अकेला किले की छत पर खड़ा रहा। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, बस हवा थी और एक भारी जिम्मेदारी। वैरागढ़ बच गया था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन वैरागढ़ में शांति नहीं उतरी थी। टूटी दीवारें, जली हुई गलियां और खाली घर हर दिन यह याद दिलाते थे कि जीत सिर्फ शब्दों में होती है, असल में वह हमेशा कुछ छीन लेती है। लोग जीवित थे, मगर भीतर से थके हुए। वीरसेन सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन उसने कभी खुद को राजा महसूस नहीं किया। दरबार में बैठते हुए उसे हर चेहरा सवाल करता हुआ लगता था। जिनके परिवार युद्ध में मिट गए थे, उनकी आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ इंतजार था कि अब यह राजा क्या बदलेगा। रानी सौम्या ने उसे चेताया कि सत्ता युद्ध से ज्यादा खतरनाक होती है। अब दुश्मन बाहर नहीं, भीतर जन्म लेगा। वीरसेन यह जानता था, इसलिए उसने पहला आदेश अपने लिए जारी किया। उसने कहा कि अगर वह भी वही गलती दोहराएगा जो पुराने राजाओं ने की, तो उसे भी हटाया जा सकता है। यह बात दरबार के कई सरदारों को पसंद नहीं आई। कुछ वही लोग थे जिन्होंने युद्ध के दौरान चुप्पी साधी थी और अब सत्ता में जगह चाहते थे। उन्होंने वीरसेन को कमजोर समझा, क्योंकि वह खून से नहीं, नियम से शासन करना चाहता था। कुछ ही समय में वैरागढ़ में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि वीरसेन योद्धा तो है, लेकिन राजा बनने के लिए बहुत नरम है। उसी नरमी को उसकी कमजोरी समझकर एक गुप्त साजिश जन्म लेने लगी। एक रात रानी सौम्या पर हमला हुआ। वह बच तो गई, लेकिन यह साफ हो गया कि युद्ध के बाद भी हिंसा खत्म नहीं हुई थी। वीरसेन को पहली बार एहसास हुआ कि सिंहासन पर बैठते ही तलवार नीचे नहीं रखी जाती, बस उसका रूप बदल जाता है। वीरसेन ने कोई बदले की कार्रवाई नहीं की। उसने दरबार बुलाया और खुले शब्दों में कहा कि जिसने भी यह किया है वह सामने आ जाए। सन्नाटा छा गया, वही सन्नाटा जो सच से ज्यादा डरावना होता है। अगली सुबह एक सरदार ने खुद को दोषी मान लिया। उसने कहा कि उसे डर था कि वैरागढ़ फिर कमजोर हो जाएगा। वह मारा जाना चाहता था ताकि लोग डरें, लेकिन वीरसेन ने उसे मारने से इनकार कर दिया। उसने उस सरदार को जनता के सामने खड़ा किया और उसे राज्य से निकाल दिया। यह सज्जा तलवार से ज्यादा कठोर थी, जीते हुए राज्य में बेघर होना। लोगों ने पहली बार समझा कि यह राजा डर से नहीं, जिम्मेदारी से शासन करेगा। धीरे धीरे वैरागढ़ ने सांस लेना शुरू किया। खेत दोबारा जोते गए, दीवारें फिर खड़ी की गईं। हर पत्थर के साथ एक कहानी जुड़ी थी और हर कहानी में किसी न किसी का बलिदान। एक दिन वीरसेन ने सिंहासन छोड़ दिया। उसने सत्ता को एक परिषद के हवाले कर दिया, जिसमें सैनिक, किसान और व्यापारी सब शामिल थे। उसने कहा कि वैरागढ़ किसी एक आदमी की वजह से नहीं बचेगा, बल्कि सबकी वजह से टिकेगा। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने पहली बार खुद को राज्य का हिस्सा महसूस किया। वीरसेन राजा नहीं रहा, लेकिन उसका नाम लोगों की जुबान पर सम्मान बनकर रह गया। रानी सौम्या ने उससे पूछा कि क्या उसे पछतावा है। वीरसेन ने जवाब दिया कि अगर सत्ता छोड़कर शांति मिलती है तो यही सबसे बड़ी जीत है। सालों बाद वैरागढ़ को एक अलग नाम से जाना गया, एक ऐसा राज्य जहां राजा पैदा नहीं होते थे, चुने जाते थे, जहां डर नहीं, यादें शासन करती थीं। और उस किले की सबसे ऊंची दीवार पर आज भी लिखा है कि ताकत तलवार में नहीं होती, ताकत उस इंसान में होती है जो सही समय पर उसे नीचे रख दे।